अब देखिए इसके बाद बात होगी हुक्स लॉ की। हुक्स लॉ, हुक का नियम। हुक्स लॉ करने के पहले हम बात करेंगे, जैसे चूंकि पहले भी हम बात कर चुके हैं, इलास्टिक लिमिट की। इलास्टिक लिमिट की, तो इलास्टिक लिमिट हमने क्या बताई थी कि दैट मैक्सिमम लिमिट ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स अप टू विच द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी रिमेन्स इन द बॉडी, मतलब वो मैक्सिमम डिफॉर्मिंग फोर्स जब तक बॉडी के अंदर उसका प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी मेंटेन रहे उसको कहते हैं लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। तो यानी हुक्स लॉ हम इलास्टिक लिमिट के अंदर बात करेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन जब बुक में दी जाती है तो लिखा जाता है व्हेन स्ट्रेन इज वेरी स्मॉल, ऐसा बोला जाता है। मतलब स्ट्रेन वेरी स्मॉल का मतलब आपने बहुत स्मॉल चेंज किया है। स्मॉल चेंज करोगे तो अंडरस्टूड है कि वहां पर प्रॉपर्टी उसकी ज्यादा, मतलब वो मेंटेन रहेगी इलास्टिसिटी की। तो हम वो न पढ़ के हम जो भी डेफिनेशन पढ़ेंगे वो कहेंगे अंडर इलास्टिक लिमिट, मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं वो इलास्टिक लिमिट के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए हुक्स साहब ने क्या कहा, जरा समझिएगा। अगर आप स्ट्रेस बढ़ाते हो, स्ट्रेस कब बढ़ता है? जब अप्लाइड फोर्स बढ़ता है। इसके पहले वाले टॉपिक में हमने बताया था कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाया, 1 न्यूटन का फोर्स हटाया तो बॉडी फिर अपनी इनिशियल स्टेट पे आ गई। यानी आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन का फोर्स लगाने पर उसके अंदर 1 न्यूटन का स्ट्रेस क्रिएट हुआ, सही कहा मैंने, या रिस्टोरिंग फोर्स क्रिएट हुआ। जब हमने 2 न्यूटन का लगाया था तो 2 न्यूटन क्रिएट हुआ हो गया। लेकिन जब 2 न्यूटन लगाया होगा तो क्या उसकी लंबाई बढ़ी, ज्यादा नहीं होगी? ज्यादा बढ़ गई होगी ना। अगर किसी वायर पे 3 न्यूटन का फोर्स लगाओगे तो लंबाई और बढ़ जाएगी, नहीं बढ़ जाएगी? तो यानी कि जितना आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाते जाओगे उतना रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ता जाएगा, यानी स्ट्रेस बढ़ता जाएगा और स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। सही कह रहा हूं भाई। स्ट्रेस होता है रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ। अगर मैं लेंथ की बात करूं तो अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ रहा है यानी स्ट्रेस बढ़ रहा है। सही कह रहा हूं, क्योंकि एरिया तो वही है। अगर आप अप्लाइड फोर्स बढ़ा रहे हो तो लेंथ बढ़ रही है, लेंथ बढ़ रही है तो स्ट्रेन बढ़ रहा है। तो हुक्स साहब ने कहा कि इलास्टिक लिमिट के अंदर, अंडर इलास्टिक लिमिट, पहली बात उन्होंने कहा देखो मेरा जो भी रूल है वो तब तक एप्लीकेबल है जब तक इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसमें है। तो उन्होंने कहा अंडर इलास्टिक लिमिट जो स्ट्रेस होता है वो प्रोपोर्शनेट होता है स्ट्रेन के। ये दोनों प्रोपोर्शनेट होते हैं, जितना ज्यादा स्ट्रेस होगा उतना ज्यादा स्ट्रेन होगा। प्रैक्टिकली आप समझ गए। आप फोर्स बढ़ाते जाओगे इलास्टिक लिमिट के अंदर, मतलब बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी खत्म ना हो जाए। आप फोर्स बढ़ाते जाओगे स्ट्रेस बढ़ता जाएगा, आप फोर्स बढ़ाते जाओगे स्ट्रेन भी बढ़ता जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेस इज प्रोपोर्शनेट स्ट्रेन होता है, और जब स्ट्रेस इज इक्वल टू करेंगे तो एक कांस्टेंट आता है ई इंटू स्ट्रेन। तो ई का जो फॉर्मूला होता है वो निकलेगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसी को कहते हैं ई जो है ना वो कहलाता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ये ई कहलाता है। तो ये हुक्स लॉ है। अगर आप ध्यान से देखो जो स्ट्रेस की डायमेंशन होगी वही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की डायमेंशन होगी। हमने आपसे कहा कि भाई प्रेशर की जो डायमेंशन होती है वही डायमेंशन किस क्वांटिटी की होती है। हमने एक ऑप्शन दे दिया स्ट्रेस, एक ऑप्शन दे दिया स्ट्रेस, एक ऑप्शन दे दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, एक और दे दिया, एक और दे दिया, और फिर और सही कौन है? ये दोनों सही है, 2 ऑप्शन सही है इसके, ठीक है। फिर नीट ने कहा ये तो क्वेश्चन हमने जो है गलत कर दिया था, कुछ बच्चे ये 2 ऑप्शन थे और ये वो, चलो अच्छा नंबर सबको दे देंगे। अस्पताल जो सी दिए वो उसको भी नंबर दे रहे हैं, ठीक है। मतलब बड़े बड़े आईएएस लोग बैठ करके पेपर सेट करते हैं, प्रिंट होता है तो गलत कैसे हो जाता है भाई? क्या देखते हो? करोड़ों रुपया आपकी सैलरी में, आपकी फैसिलिटी में खर्च हो रहा है। सैलरी तो छोड़ो, एयर कंडीशन में बैठ रहे हो, यहाँ बिना पंखे के बैठ करके पेपर सेट करते हैं तो सही होता है, उसमें पेपर गलती नहीं होती है। खैर समझ में आ गई बात? नहीं आ गई? अब
जब आपका स्ट्रेस 3 तरीके का होता है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी 3 तरीके का होगा। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरीके का हुआ। क्यों? क्योंकि भैया स्ट्रेस 3 तरीके का हो गया। तो पहला मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस यंग्स मॉडुलस में क्या होगा? जब आपका स्ट्रेस लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी जब आप फोर्स लगा करके किसी वायर की लेंथ को बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में जो मॉडुलस लगेगा वो यंग्स मॉडुलस कहलाएगा। ठीक है, ऑफ इलास्टिसिटी। अब इसकी डेफिनेशन बात करते हैं, बोले हम इसकी बात कर लेते हैं। दूसरा है, अगर आपने फोर्स लगाया मतलब जो आपने फोर्स लगाया तो बॉडी ने भी लगाया, अपोज किया, ठीक है, तो उसमें वॉल्यूम चेंज हुआ। वॉल्यूम चेंज हुआ तो स्ट्रेस को कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक स्ट्रेस या वॉल्यूम स्ट्रेस। तो जब वॉल्यूम स्ट्रेस हुआ उसमें इसको कहा गया बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तीसरी बात, अगर आपने फोर्स लगाया और बॉडी का ना वॉल्यूम चेंज हुआ और ना तो उसकी कुछ लेंथ चेंज हुई, केवल उसकी पोजीशन चेंज हुई। जैसे आपने एक बॉडी ऐसे ले लिया और लोअर पार्ट उसका फिक्स कर दिया और ऊपर से आपने ऐसे फोर्स लगाया तो ये वाली जो साइड इधर आ गई, ये वाली साइड इधर आ गई। भाई ये वाली तो फिक्स कर दी ना आपने नीचे वाली, ना तो इसकी लेंथ चेंज हुई ना तो इसका वॉल्यूम चेंज हुआ, केवल इसकी पोजीशन चेंज हुई। और जैसे आपने अप्लाइड फोर्स हटाया बॉडी अपनी स्टेट पे आ गई वापस, यानी प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी थी उसमें। तो ऐसे मॉडुलस को कहते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग्स मॉडुलस को कैपिटल वाई से लिखते हैं, बल्क मॉडुलस को आपके स्टेट में बी से लिखते हैं, लेकिन जब आप बड़े क्लास में जाओगे तो के से लिखा जाएगा, तो के फॉर्म में भी आ सकता है। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को ईटा से लिखा जाता है। तो ये आपका हो गया हुक्स लॉ क्या होता है, और ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है। ठीक है, नोट करिए इसको।